अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक नया टॉपिक, इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऐसी कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, आफ्टर कोलिजन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाए, और मोमेंटम जो है वो हमारे पास हर कोलिजन के अंदर कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन मोमेंटम जो है वो हमारे पास कंजर्व रहेगा। अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। सबसे पहले दो हमारे पास बॉल्स हैं, एक बॉल का मास m1, एक बॉल का मास m2। m1 मूविंग विद द वेलोसिटी v1i एंड m2 मूविंग विद द वेलोसिटी v2i। अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये दोनों मैसेज एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और इकट्ठे मूव करना शुरू कर देंगे, और इन दोनों का जो कंबाइन मास होगा डेट इज m1 प्लस m2। इसको हम दोनों के मैसेज को ऐड कर लेंगे और इन दोनों की जो कंबाइन वेलोसिटी होगी डेट इज vf। यहाँ पे हम इसकी इन्हीं चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। बोथ ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी v1i एंड v2i रिस्पेक्टिवली, और v1i की वेलोसिटी मेरे पास v2i से ग्रेटर है। m1 इज़ कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टाइल। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल उस बॉडी को कहा था जो आगे की तरफ मूव कर रही थी, जो इन मोशन थी, और m2 हमारे पास वो मास है जिसके साथ m1 जाके टकराएगा। m2 इज कंसिडर्ड एज अ टारगेट मास। आफ्टर सम टाइम बोथ बॉडीज मेक इनइलास्टिक कोलिजन। कुछ टाइम के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी इनइलास्टिकली, और ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी एंड स्टिक टुगेदर। और आफ्टर कोलिजन हम कंसिडर करेंगे इन दोनों का मास एड अप हो गया, क्योंकि ये बॉडीज़ एक दूसरे के साथ अटैच हो गई थी, और इनकी जो फाइनल वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन डेट इज़ vf अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम था वही मोमेंटम मेरे पास आफ्टर कोलिजन होगा। अब इसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। बिफोर कोलिजन मेरे पास मोमेंटम है m1 v1i एंड m2 v2i। इन दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम, इन दोनों को हमने ऐड किया, ये मेरे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो था ये मेरे पास टोटल मास इनटू vf। यहाँ से अगर मैं vf की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो m1 प्लस m2 ये vf के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों साइड पे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1i प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2i। m1 प्लस m2 वाली टर्म दोनों साइड पे जाके ऐड अप हो जाएगी। और अगर मैं ये कंसिडर करूँ एक स्पेशल केस कि मेरे पास m2 जो है वो एट रेस्ट पे था, यानी कि v2i की वैल्यू ज़ीरो थी। अगर इसकी वैल्यू मैं ज़ीरो कंसिडर करूं तो फिर ये सारी टर्म जो है ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। दिस टर्म विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास vf का एक्सप्रेशन आ जाएगा m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू v1i। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसको मैं आगे भी यूज़ करूँगा। इस एक्सप्रेशन को हमने अगले जो है वो डेरिवेशन के अंदर भी यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी हमने कहा था कि कंजर्व नहीं रहेगी, यानी कि कुछ ना कुछ लॉस जो है वो हमारे पास इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होगी। वो हमारे पास साउंड एनर्जी भी हो सकती है, वो हमारे पास थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा
उसी काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस जो है वो इन टर्म ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो कई किस्म के लॉसेस जो हैं वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ सकते हैं। अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइब करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों मैसेज की काइनेटिक एनर्जी का सम होगी 1/2 m1 v1 का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 का स्केयर। ये मेरे पास आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 मैस मेरे पास आएगा m1 प्लस m2 इनटू वी एफ स्केयर। तो ये मेरे पास इसकी आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमने ये चीज़ मेजर करनी है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ है। द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन इलास्टिक कोलिजन के इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर लॉस कितना हुआ है वो हम इन टर्म ऑफ रेशो देख सकते हैं, इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन देख सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी ये तो मेरे पास ओवरऑल टोटल काइनेटिक एनर्जी थी। ऑब्वियस सी बात है कि इसी काइनेटिक एनर्जी में से कुछ ना कुछ लॉस होगा और मेरे पास रिमेनिंग जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर दूं तो मेरे पास वो एनर्जी आ जाएगी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी कि किस फ्रैक्शन के साथ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। अगर मैं उसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास परसेंटेज लॉस कंसीडर किया जाएगा, वो मेरे पास परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब इसी फार्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसी फार्मूले में इन दोनों की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी। ये मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल आ रहा है डेट इज़ वी एफ। इसकी वैल्यू हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर कैलकुलेट की थी m1/m1 प्लस m2 इंटू v1 आई। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बाकी वैल्यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो वैल्यू तो मेरे पास एज इट इज़। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्योंकि वी एफ का स्केयर है तो इस सारी वैल्यू का मेरे पास स्केयर आ जाएगा। तो इस स्केयर को जब मैं डिफरेंट अलग अलग करके लिखूँगा तो m1/m1 प्लस m2 का होल स्केयर इंटू v1 का स्केयर। तो ये मेरे पास vf की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। लेट कंसिडर v2i इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह हमने फर्स्ट केस के अंदर हमने अज्यूम किया था कि अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टारगेट मैस 0 हो, इसी तरह मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा कि मेरे पास m2 की वेलोसिटी 0 है। ये मेरे पास एक फिर स्पेशल केस बन जाता है कि m2 जो है वो एट रेस्ट पे था। अब इस अजम्पशन के बाद ये मेरे पास सेम वही एक्सप्रेशन है, इसको मैंने दोबारा यहाँ पे कोड किया। अगर मेरे पास v2i की वैल्यू 0 हो तो फिर मेरे पास एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। सबसे पहले v2i इस टर्म में आ रहा था, एक तो ये टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी। इसी तरह v2i इस एक्सप्रेशन में आ रहा था, इस टर्म के अंदर आ रहा था, ये वैल्यू भी मेरे पास 0 हो गई। एक्सप्रेशन मेरे पास ये रह गया 1/2 m1 v1 स्केयर। इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू m1/m1 प्लस m2 का होल स्केयर इंटू v1 का स्केयर। डिवीजन में मेरे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी 1/2 m1 v1 का स्केयर। अब मैं यहाँ से अगर 1/2 को कॉमन निकाल लूँ, 1/2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में मेरे पास
सिर्फ m1 v1 आई स्केयर रह जाएगा माइनस m1 प्लस m2 एज इट इज़, ये भी 1/2 मेरे पास इधर बाहर कॉमन में आ जाएगा, इंटू 1 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्केयर इंटू v1 i का स्केयर। अब इस वैल्यू को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ये जो होल स्केयर था इसको मैंने अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर दिया। m1 के ऊपर भी स्केयर आ गया, v1 i स्केयर इसको मैंने कंबाइन करके लिख लिया, और m1 प्लस m2 का होल स्केयर लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूँगा, m1/2 1/2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, m1 प्लस m2 ये वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ये इस वैल्यू के स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, और एक्सप्रेशन जो मेरे पास रह जाएगा डेट इज़ इक्वल टू m1 v1 स्केयर माइनस m1 स्केयर v1 i स्केयर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू कॉमन आ रही है डेट इज़ m1 v1 i का स्केयर। अब इसको ज़रा ध्यान से आपने समझना है, अगर मैं यहाँ से m1 v1 i स्केयर कॉमन निकालूँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस m1 हमने एक कॉमन निकाल लिया, एक m1 मेरे पास यहाँ पे आ गया, v1 i स्केयर दोनों टर्म्स में आ रहा था, ये दोनों v1 i स्केयर इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। डिवीजन में मेरे पास एज इट इज़ m1 प्लस m2 ये मेरे पास एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ m1 v1 i स्केयर m1 v1 i स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो के 1 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 रह जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ m1 प्लस m2 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, और ये वैल्यू m1 प्लस m2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 एंड m1 ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन है m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का एक न्यू टॉपिक था इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।